बारिश में लंबे हाथ वाली बहू की कुल्हड़ खिचड़ी। अंजलि बेटी, तू तैयार हो गई? हाँ मम्मी, मैं रेडी हूँ। चल बेटी, लड़के वाले तेरा इंतजार कर रहे हैं। और सुन, अपने दोनों हाथों को इस दुपट्टे से ढक ले, वरना अगर लड़के वाले तेरे लंबे हाथ देख लेंगे तो ये रिश्ता भी टूट जाएगा। ठीक है माँ। ये कहानी है अंजलि की, जिसके हाथ बाकी लोगों से कहीं ज्यादा लंबे हैं, जिस वजह से बड़े घर की बेटी होने के बाद भी रिश्ते वाले अंजलि को ठुकरा कर चले जाते। अंजलि लड़के वालों के सामने आकर बैठ जाती है, मगर सुमन अंजलि के हाथ देख लेती है। माँ, ये तुम किस लड़की से बिरजू भैया की शादी कराना चाहती हो? देखो तो इसके हाथ कितने लंबे हैं। लगता है कॉम्प्लेन का असर सारा हाथों में आ गया। चुप कर सुमन, गायत्री जी, हमें आपकी बेटी पसंद है। आप शादी की तैयारी कीजिए। अच्छा, हम चलते हैं। ठहरिए माँ जी, माफ कीजिएगा, मगर लंबे हाथों के कारण अब तक बहुत से रिश्ते वाले मुझे ठुकरा कर जा चुके हैं, और मैं किसी झूठ के साथ आपके घर की बहू नहीं बनना चाहती, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर बने रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं चलते। अंजलि की इस बात ने ना सिर्फ उसकी गरीब सास बल्कि सुमन और बिरजू का दिल भी जीत लिया, जिसके थोड़े ही दिन में बड़े धूमधाम से अंजलि और बिरजू की शादी हो जाती है और अंजलि बहू बनकर ससुराल आ जाती है, जहाँ पुष्पा कहती है, अरे मोरी मैया मंजरी, जरा देख तो गायत्री की बहू के हाथ कितने लंबे हैं। वैसे बहू के लंबे हाथ घर के जाले उतारने के बड़े काम आएंगे। वैसे इसके लंबे हाथ देखकर सनी देओल का डायलॉग याद आ गया, जब ये 2.5 किलो का हाथ जिस पर पड़ता है ना, वो उठता नहीं बल्कि उठ जाता है। पुष्पा, सुना है बड़े अमीर खानदान की बेटी है, तो भर भर के दहेज मिला होगा। अब तो बिरजुआ को फुटपाथ पर खिचड़ी का ठेला भी नहीं लगाना पड़ेगा। पड़ोसनों की बातें सुनकर गायत्री गुस्से में कहती है, पुष्पा, मंजरी, तुम दोनों ने मुफ्त की दावत खा भी ली है और अब शादी भी खत्म हो चुकी है, तो जाओ और अपनी ये चुगलखोरी की चंकी चाट कहीं और जाकर बनाओ। फिर गायत्री अपनी बहू का गृह प्रवेश कराती है और अगले दिन गायत्री अपने बेटे को खिचड़ी बनाकर दे देती है। बिरजू बूंदाबांदी में भीगता हुआ खिचड़ी बेचने चला जाता है। वहीं सुमन और गायत्री भी बारिश में आंगन में बैठकर मिट्टी के कुल्हड़ बनाने लगती हैं। माँ जी, ये आप दोनों इतने सारे कुल्हड़ क्यों बना रही हैं? और बिरजू जी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बहू, बिरजू खिचड़ी बेचने गया है और हम ये कुल्हड़ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें इसके चाय की स्टॉल पर देना होता है, बदले में 2 पैसे बन जाते हैं। एक गरीब को रोजी रोटी कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। लाइए माँ जी, कुल्हड़ बनाने में मैं भी आपकी मदद करती हूँ। भाभी, आप माँ की मदद कीजिए, मैं बाकी के कुल्हड़ दुकान पर देने जा रही हूँ। सुमन बने हुए कुल्हड़ देने चली जाती है, मगर थोड़ी ही देर में बिरजू और सुमन दोनों घर आते हैं। बिरजू, क्या बात है बेटा, तू आधे दिन में ही घर आ गया? तबीयत तो ठीक है? माँ, मैं जहाँ खिचड़ी का ठेला लगाता था, पुलिस वालों ने मुझे वहाँ ठेला लगाने से मना कर दिया और कई बेचारे गरीब रेडी पटरी वालों के साथ मार पिटाई भी की। जैसे तैसे थोड़ी बहुत ही खिचड़ी भी की है। ननद जी, आप ये कुल्हड़ वापस क्यों लेकर आ गई? माँ, भाभी, स्टॉल वाले ने अब हमसे कुल्हड़ खरीदने से मना कर दिया है। वो अब थर्माकोल के कप का इस्तेमाल कर रहा है। हे ऊपर वाले, रोजगार के दोनों ही रास्ते हमसे छीन लिए। अब हम गरीबों के घर का दाना पानी कैसे चलेगा? माँ, आजकल लोगों के लिए मिट्टी के बर्तनों का मोल रह ही नहीं गया। अब ये सारे कुल्हड़ बेकार हैं। बिल्कुल नहीं, ये कुल्हड़ बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि अब हम घर से ही खिचड़ी का व्यापार करेंगे। कुल्हड़ खिचड़ी का सुझाव अंजलि के ससुराल वालों को बहुत पसंद आता है। अगले दिन अंजलि अपने लंबे हाथों से मूंग दाल और हरी सब्जियों से स्वादिष्ट खिचड़ी बनाकर बारिश में लोगों का इंतजार करती है। तभी एक बूढ़ी अम्मा बारिश में दरवाजे पर आकर खड़ी होकर खाना मांगने लगती हैं। बेटी, भगवान के लिए मुझे बुढ़िया को कुछ खिला दो, कई दिनों की भूखी हूँ। अंजलि बहू, आज हमारे कुल्हड़ खिचड़ी व्यापार का पहला दिन है और अभी तक बोनी भी नहीं हुई। उससे पहले इस गरीब भिखारन को खिचड़ी खिलाना ठीक नहीं। मगर माँ जी, एक गरीब की भूख मिटाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं। बूढ़ी अम्मा अंजलि के बनाए कुल्हड़ खिचड़ी को खाकर बहुत खुश होती हैं और जाते जाते कहती हैं,
जीती रहो बेटी, ऊपर वाला तुम्हारे इस व्यापार को खूब बढ़ाए और तुम्हारे लंबे हाथों पर कृपा बनाए रखे। बूढ़ी अम्मा के जाने के बाद कई सारे ग्राहक अंजलि के बनाए कुल्हड़ खिचड़ी की खुशबू से वहां खींचे चले आते हैं और दरवाजे पर खड़े होकर अपना अपना ऑर्डर देते हैं। अरे कोई है क्या अंदर? जरा जल्दी से एक कुल्हड़ खिचड़ी देना। जी अभी लाई। फिर अंजलि चूल्हे पर चढ़ी गर्मा गर्म खिचड़ी को कुल्हड़ में भर लेती है। तभी उसके लंबे हाथ पर घर आंगन के दरवाजे से बाहर आकर ग्राहक को कुल्हड़ खिचड़ी देते हैं, जिसे देखकर सभी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अरे बाप रे, ये तो लॉन्ग लास्टिंग सर्विस है बाबू भैया। अरे भैया जो भी कहो भैया, मगर सर्विस तो बड़ी फैंटास्टिक है, एकदम सर्कस जैसा कमाल देखने को मिल रहा है। इस तरह अब हर बार अंजलि जैसे ही कुल्हड़ में खिचड़ी भरती है तो उसके हाथ लंबे होकर बाहर दरवाजे के बाहर तक आ जाते हैं। वहीं कुल्हड़ खिचड़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, जिसे खाकर लोग बहुत खुश होते हैं। भाई वाह, इस कुल्हड़ खिचड़ी का तो जवाब ही नहीं। ऐसी मसालेदार खिचड़ी तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई। अरे गायत्री जी के बहू के लंबे हाथों के स्वाद के आगे तो हलवाई भी फेल है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। हर दिन के साथ लोगों में अंजलि के लंबे हाथों से बना खिचड़ी खाने का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है, जिसे बारिश में भी कुल्हड़ खिचड़ी बेचकर उसे अच्छी खासी कमाई होती है। और अब सुबह के 7 बजते ही कुल्हड़ खिचड़ी खाने के लिए लोगों की लंबी लाइन लग जाया करती। क्या बात है अंजलि भाभी, आपके कुल्हड़ खिचड़ी का स्वाद तो लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। देखो कैसे धक्का मुक्की कर रहे हैं। सुमन, ज्यादातर लोग तो कुल्हड़ खिचड़ी खाने से ज्यादा तेरी भाभी के लंबे हाथ देखने के लिए आते हैं। अरे अब बस भी कीजिए आप दोनों बहन भाई, चलिए मैं जल्दी से खिचड़ी बना लूं। फिर अंजलि जल्दी से अपने लंबे लंबे हाथों से सारी की सारी सब्जियां कुछ ही मिनटों में काट कर खिचड़ी बनाना शुरू कर देती है और फिर उन्हें कुल्हड़ में भरने लगती है। मगर अचानक से बहुत तेज तूफान के साथ बहुत ही जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं और पीट पीट कर बारिश होने लगती है, जिससे लोगों की भीड़ घटने लगती है। ये देखकर अंजलि का मन उदास हो जाता है। अरे नहीं, बारिश के कारण सारे के सारे लोग मेरी बनाई कुल्हड़ खिचड़ी बिना खाए ही चले गए। इतनी सारी खिचड़ी का नुकसान हो गया। कोई बात नहीं बहू, तू अपना दिल छोटा मत कर। आज बारिश ज्यादा हो रही थी ना, इसलिए लोग घर चले गए। आज अपनी प्यारी बहू की बनाई खिचड़ी उसके ससुराल वाले खाएंगे। हम भी देखे हमारी बहू के लंबे हाथों की बनी कुल्हड़ खिचड़ी में ऐसा भी क्या गजब का स्वाद है, जो लोग इसे खाने के लिए मस्ताने हुए हैं। अंजलि अपनी सास, ननद और पति को कुल्हड़ खिचड़ी परोसती है, जो उन्हें भी बहुत पसंद आती है। मगर हर पल के साथ बारिश जैसे जिद्दी बच्चे की तरह कई दिनों तक होती रही, जिससे कोई भी कुल्हड़ खिचड़ी खाने नहीं आता। वहीं अपने घर आंगन को सूना देखकर अंजलि को भी अच्छा नहीं लगता और फिर वो सोचने लगती है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि लोग पहले की तरह कुल्हड़ खिचड़ी खाने के लिए उनके घर आएं। सुनो जी, मेरे दिमाग में ना एक सुझाव आया है। हमारा आंगन इतना बड़ा है और आंगन का सारा हिस्सा एकदम खाली पड़ा है। क्यों ना हम यहाँ फूस तिरपाल से एक छप्पर डाल दें, जहाँ पर लोग आराम से बैठ सके। इससे बारिश में भी हमारा कुल्हड़ खिचड़ी का व्यापार खूब चलेगा। हाँ अंजलि, तरकीब तो बहुत अच्छी है। फिर सभी उसी वक्त से आंगन में बहुत बड़ा छप्पर डालते हैं, जिसमें अंजलि अपने लंबे हाथों से छत को एकदम मजबूत बना देती है और वहाँ लोगों के बैठने के लिए कुर्सी लगा दी जाती है, जिससे कि अब लोग बारिश में भी वहाँ आकर बैठते हैं। और कोई 2 कुल्हड़ खिचड़ी खाने का ऑर्डर देता है तो कोई 10 कुल्हड़ खिचड़ी पैक करके अपने परिवार के लिए भी घर ले जाता है। और इस तरह अपने लंबे हाथों और कड़ी मेहनत से कुल्हड़ खिचड़ी बेचकर अंजलि अपने गरीब ससुराल के हालात को ठीक कर लेती है। आज भी अंजलि और उसके ससुराल वाले खुशी से कुल्हड़ खिचड़ी का व्यापार चला रहे हैं। हेलो डिम्पल डार्लिंग, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मोना, तू बता इतनी सुबह सुबह कॉल कैसे कर दिया? सोचा मॉर्निंग वाइब के साथ तुझे गुड न्यूज दे दी। वो मिस्टर ओबरॉय ने यश के साथ अपनी बेटी की शादी के लिए हाँ कह दिया है। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। ओबरॉय जैसे बड़े बिजनेसमैन के घर से रिश्ता जोड़कर मेरे घर का स्टेटस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे अभी यश बिजनेस डील के लिए शहर से बाहर गया है। जैसे ही वो आएगा मैं उसे शादी की बात कर लूंगी। वैसे तूने दहेज की बात तो की है ना? ओफो, तू टेंशन मत ले, वो बिना मांगे इतना दहेज देंगे कि तेरा घर भर जाएगा। करोड़पति बाप की बेटी है कियारा।
अच्छा मैं रखती हूँ। अपनी माँ डिम्पल को खुश देखकर रिदिमा पूछती है, क्या बात है मम्मी, बड़ी खुश लग रही हो? बात ही खुशी की है रिदिमा, तेरे भाई का रिश्ता पक्का हो गया, वो भी ओबरॉयस के घर। तभी सोचूं आपने घर को रेनोवेट क्यों कराया था, मगर मम्मी घर में पीछे का हिस्सा तो अभी भी मिट्टी वाला ही है। मगर आगे तो बंगला बनवाया है, बस अब तो तेरा भाई जल्दी से आ जाए। अगले दिन यश घर लौट आता है, मगर उसके साथ आती है उसकी पत्नी सौम्या। प्रणाम माँ। खुश रहे यश, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। माँ मुझे भी आपको कुछ बताना है। माँ ये सौम्या है, मेरी पत्नी और आपकी बहू। दरवाजे पर खड़ी अपनी काली बहू को देखकर डिम्पल गुस्से में यश को थप्पड़ मारकर कहती है, यही करने गया था तू शहर से दूर और उठा ले आया इस काली कलूटी को। भैया अगर आपको लव मैरिज ही करनी थी तो कम से कम किसी सुंदर लड़की से करते। पूरी दुनिया में आपको एक काली पीली लड़की ही मिली थी, मुझे तो इसे देखकर ही घिन आ रही है। सौम्या की सास ननद बिना उसका गृह प्रवेश कराए ही अपने कमरे में चली जाती हैं और बेचारी बहू आंखों में आंसू लिए दरवाजे पर खड़ी रहती है। तभी बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। सौम्या देखो कितनी जोर से बारिश हो रही है, चलो अंदर आ जाओ। यश मैं इस घर की बहू हूँ और मैं बिना गृह प्रवेश के अंदर नहीं आ सकती। ठीक है सौम्या, तुम्हारा गृह प्रवेश तुम्हारा पति कराएगा। फिर यश सौम्या का गृह प्रवेश कराता है और ससुराल के पहले दिन से सौम्या सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। वक्त बीतने के साथ अब मॉनसून का महीना शुरू हो जाता है। उस दिन सौम्या बाजार से सब्जी लेकर लौट रही होती है, तभी रास्ते में ही बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इतनी तेज तूफानी बारिश, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है बच्चे कि रिक्शा करके घर चली जाऊं। सौम्या बारिश में भीगते हुए सड़क पर पैदल चलने लगती है। तभी उसके सामने से गाड़ी गुजरती है, जिसके कारण बारिश की कीचड़ उसके चेहरे और कपड़ों पर लग जाती है और जैसे ही वो घर के अंदर आती है तो उसके पैरों के निशान फर्श पर लग जाते हैं और उसकी ननद उसे घिन भरी नजर से घूरती हुई बोलती है, मम्मी कहाँ हो आप, जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ रिद्धिमा बेटी? माँ ये देखो, मेरी इस काली भाभी ने पूरे घर में क्या गंदगी मचाई है, और तो और इसके शरीर से गटर जैसी बदबू आ रही है। माँ इसे कहो कि अभी के अभी हमारे घर से चली जाए, ये अब यहाँ और नहीं रह सकती। चल काली कलूटन, निकल मेरे घर से। माँ जी मैं इस घर की बहू हूँ और इतनी तूफानी बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी, आप मेरे साथ ऐसी ज्यादती नहीं कर सकती, आखिर मैं आपकी बहू हूँ। ठीक है तो अब इस घर का बंटवारा होगा, जिसमें घर का पूरा ये हिस्सा मेरा और मेरी बेटी का है और घर के पीछे का हिस्सा तेरा। अब तू वहीं रहेगी। सौम्या की सास बड़ी ही चालाकी से घर का आलीशान हिस्सा अपने बंटवारे में कर लेती हैं और बेचारी काली बहू को भरी बरसात में उसके सामान के साथ बाहर निकाल देती है और सौम्या घर के कच्चे जमीन में आती है, जहां एक टूटी फूटी झोपड़ी बनी होती है। हे भगवान, ये जगह तो बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है और बारिश के कारण झोपड़ी की छत जगह जगह से टपक रही है। मुझे इसे रहने लायक बनाना होगा। तभी सौम्या को झोपड़ी के कोने में एक फटा चिटा तिरपाल दिखता है, जिससे वो छत पर बांध देती है और फिर घर की साफ सफाई करती है। शाम को जब यश घर पर आता है तो डिम्पल और रिद्धिमा सोफे पर बैठे पकौड़े खा रही होती हैं। मम्मी, बारिश में पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। अरे भैया आप आ गए, ये लीजिए पनीर के पकौड़े खाइए, आपको पसंद है ना, माँ ने बनाए हैं। रिद्धिमा, सौम्या कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, मैंने इस घर का बंटवारा कर दिया है, जिसमें से इस घर के आगे का हिस्से तक ये जो लाइन खींची है ये मेरा और मेरी बेटी का है और बाकी का तेरी बीवी का। मगर तू यहाँ रह सकता है यश? नहीं माँ, मैं सौम्या को अकेला छोड़कर यहाँ नहीं रहूंगा और मैं आपसे ये भी नहीं पूछूंगा कि आपने ये बंटवारा क्यों किया, मगर एक दिन खुद आप अपने किए पर पछताएंगी जब आपको एहसास होगा कि सौम्या कितनी अच्छी है। यश सौम्या के पास आ जाता है, जहाँ पूरी झोपड़ी में धुआं भरा होता है और सौम्या मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है। यश आ गए आप, हाथ मुंह धो लीजिए, खाना बनने वाला है। मुझे माफ कर दो सौम्या, तुमसे शादी करके मैंने तुम्हारी जिंदगी में कांटे भर दिए हैं। ऐसा मत कहो यश, मैं आपके साथ खुश हूँ। माँ जी और ननद जी मुझसे नाराज हैं, इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। अब खाना खा लीजिए। और हाँ, आपको जमीन पर सोने की आदत नहीं है ना, तो मैंने संदूक पर ही आपके लिए बिस्तर लगा दिया है, आप सो जाइए। मगर तुम कहाँ सोओगी? मुझे तो आदत है, मैं जमीन पर सो जाऊंगी।
एक तरफ जहां सौम्या की सास और ननद बंटवारे के बंगले वाले हिस्से में गद्देदार बेड पर सोती हैं, तो वहीं बेचारी बहू सारी रात बारिश में जमीन पर सोती है, जिसमें कभी पानी उसके चेहरे पर गिरता तो कभी हाथ पैर पर। इसके साथ ही वो बारिश में भीगकर आंगन में बर्तन मांजती। वहीं बंटवारे के बाद घर का सारा काम सौम्या की सास के सर पर आ जाता है। माँ, ये प्लेट किचन में रखाओ। अरे अभी अभी तो मैं इतने बर्तन धोकर और सफाई करके आई हूँ। हाँ तो आप नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? और मैंने थोड़ी कहा था कि बंटवारा कर दो, वरना अगर मेरी काली भाभी होती तो आपको बर्तन नहीं घिसने पड़ते और रोटियां भी पकी पकाई मिलती, साथ में बारिश के मौसम में पकौड़े और समोसे भी। तू तो बड़ी मक्कार निकली, तेरी वजह से मैंने ये बंटवारा किया था और तू अपनी माँ पर झूठ मूठ का दोष लगा रही है। डिम्पल गुस्से में वहां से चली जाती है। अब अर्दन के साथ उसकी तबीयत बिगड़ती जाती है। फिर जब वो काम कर रही होती है तो बहुत जोर की बारिश होती है। ये बारिश फिर शुरू हो गई। मैंने तो छत पर कपड़े सूखने को डाले थे। अरे दिमा, अरे ओ रिदिमा, जाकर छत से कपड़े उतार ला वरना भीग जाएंगे। ओपो माँ, मैं तुम्हारी नौकर नहीं लगी हूँ, खुद चली जाओ। फिर डिम्पल जैसे ही छत पर जाती है, अचानक उसे बहुत तेज चक्कर आता है और वो सीढ़ियों पर गिरकर बेहोश हो जाती है। मगर चीख सुनकर सौम्या से रहा नहीं जाता और वो बंटवारे की खिंची लाइन को पार करके आ जाती है। तुम यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लाइन को पार करने की? नंद जी, मैंने सासू माँ की चीख सुनी थी, वो ठीक तो हैं? हाँ माँ ठीक है, तुम जाओ। तभी अचानक सौम्या अपनी सास को सीढ़ी पर बेहोश देख लेती है। मैंने कहा था ना, माँ जी ठीक नहीं है। सासू माँ, उठिए सासू माँ। ननद जी जाओ, जाकर जल्दी से गाड़ी बुला कर लाओ। हाँ ठीक है। रिद्धिमा घर से बाहर आती है, मगर बारिश के कारण कोई भी रिक्शा या ऑटो उसे नजर नहीं आता। क्या हुआ, कोई मिला? नहीं, बारिश के कारण बाहर एक भी रिक्शा या ऑटो नहीं। मैं और इंतजार नहीं कर सकती, ये सासू माँ की जिंदगी का सवाल है। फिर सौम्या भरी बारिश में भीगते हुए अपनी सास को पीठ पर लादकर हॉस्पिटल लाती है और ये बोलकर बेहोश हो जाती है। डॉक्टर, मेरी सासू माँ को बचा लीजिए। आखिर में सौम्या की सास की जान बच जाती है। चेकअप करने पर सौम्या की प्रेग्नेंट होने की बात पता चलती है, जिसके बाद डिम्पल हमेशा हमेशा के लिए बंटवारे की खिंची लाइन को खत्म कर देती है। यश, तूने ठीक कहा था, सौम्या जैसी बहू इस घर को मिल ही नहीं सकती थी। बहू, मुझे अपने किए का पछतावा है। मैंने तेरे साथ जो किया वो बहुत गलत था, मुझे माफ कर दे। हाँ भाभी, मुझे भी माफ कर देना। मैं भी हमेशा आप पर घमंड दिखाती रही, मगर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये क्या कह रहे हैं आप दोनों? सासू माँ, नंद जी, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। आखिर में सौम्या अपनी सास और नंद को माफ कर देती है और सभी खुशियों भरी शुरुआत करते हैं।